नमस्कार, आज है 14 मार्च, दिन मंगलवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। सिलिकॉन वैली बैंक संकट पर जी बिजनेस पर बोले आईटी राज्य मंत्री। भारतीय स्टार्टअप्स की समस्याओं से निपटने के लिए भारतीय बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से तैयार। स्टार्टअप्स करें भारतीय बैंकों पर भरोसा। वित्त मंत्रालय और आरबीआई को जल्द दी जाएगी रिपोर्ट। ई फार्मेसी पर बड़ी कार्रवाई के मूड में केंद्र सरकार। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर लग सकती है रोक। आज इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण, जानेंगे क्या चाहती है सरकार और क्यों ई फार्मेसी सरकार को नहीं भाई। खराब ग्लोबल संकेत से आज भी रहे बाजार हावी। सेंसेक्स 325 अंकों से ज्यादा टूटा। निफ्टी में 111 अंकों की गिरावट। राहुल के बयान और अदानी मुद्दे पर दोनों सदनों में भारी हंगामा। राज्यसभा लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी ने देश की छवि खराब की। महाराष्ट्र में किसान संगठनों का मार्च। नासिक टू मुंबई किसानों का मार्च। करीब 10,000 किसान मार्च में शामिल। आजाद मैदान पर धरने की तैयारी में किसान। उपभोक्ता संरक्षण दिवस से पहले जी बिजनेस की ग्राहकों से जुड़ी 2 खबरों पर सरकार की मुहर। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जारी किया राइट टू रिपेयर पोर्टल। कंज्यूमर हेल्पलाइन पर भी अब व्हाट्सएप के जरिए शिकायत कर पाएंगे उपभोक्ता। ये थी हेडलाइंस। अब दिन भर क्या हुआ टॉप न्यूज में आपको बताते हैं पूरे दिन का हाल। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का दूसरा दिन भी आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। एक ओर सत्ता पक्ष ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण पर जोरदार हंगामा किया और माफी की मांग की, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी की मांग उठाई। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा भी शुरू हो गया। राज्यसभा में फिर से पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान का मुद्दा उठाया। वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार जेपीसी की जांच की मांग उठाई जाती रही। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई पहले 2 बजे तक और फिर बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बुधवार सुबह 11 बजे अब कार्रवाई शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस सांसद की उपस्थिति सांसदों की औसत उपस्थिति से भी कम है और वो विदेशों में जाकर कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। ठाकुर ने कहा कि यह देश का अपमान है और राहुल को संसद में आकर माफी मांगनी चाहिए। ठाकुर ने मीडिया में बातचीत में कहा कि एक और भारत एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और दूसरी ओर राहुल गांधी भारत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में कहा था कि भारत की संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है। भोपाल गैस पीड़ितों को 7,844 करोड़ रुपए अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने की केंद्र की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1989 में कि सरकार और कंपनी के बीच मुआवजे पर समझौता हुआ था, अब फिर मुआवजे का आदेश नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केस दोबारा खोलने पर पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ेंगी। सरकार ने 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी। सरकार ने पक्ष रखते हुए कहा था कि पीड़ितों को अधर में नहीं छोड़ा जा सकता। आपको बताएं कि गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने पीड़ितों को $770 मिलियन यानी करीब 715 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था। टेरर फंडिंग केस को लेकर एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर में कई लोकेशंस पर छापेमारी की। कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां में संदिग्ध लोगों के घरों की तलाशी ली गई। एनआईए के साथ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी इस ऑपरेशन में शामिल हुए। एनआईए ने पुलवामा से एक पत्रकार सरताज अल्ताफ भट्ट को भी हिरासत में लिया है। एनआईए पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के मुखिया और सदस्यों की आतंकी गतिविधियों को लेकर छापेमारी कर रही है। ये संगठन साइबर स्पेस का इस्तेमाल करके माइनॉरिटीज और सिक्योरिटी पर्सनल्स को टारगेट कर रहे हैं। राजस्थान में चल रही पीएफआई से संबंधित मामले की जांच को लेकर एनआईए ने पहली चार्जशीट दायर कर दी है। एनआईए ने 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इन पर मामला सितंबर 2022 में आपराधिक साजिश के तहत जांच के तहत दर्ज किया गया था। आरोपियों पर हथियार और विस्फोटकों की मदद से 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए पैसा जुटाने का आरोप है। दोनों आरोपी पीएफआई के सदस्य हैं जो हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रभावशाली मुस्लिम युवाओं को कट्टरता के लिए उकसाते थे।
महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर आज से हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल टालने के लिए राज्य सरकार ने कर्मचारी यूनियन नेताओं से अपील की है। इससे पहले एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार, विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे के साथ यूनियन नेताओं ने बैठक की, लेकिन वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। बैठक में सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाबत एक समिति गठन करने पर जोर दिया। इससे यूनियन नेता सहमत नहीं हुए। यूनियन नेताओं का कहना था कि 2005 के बाद नियुक्ति सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड को आज 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सभी हत्यारों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। अब योगी सरकार ने हत्यारों पर इनाम की धनराशि बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए कर दी है। अब तक इन 5 शूटर्स पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। इसमें अतीक का शूटर एटा असद भी शामिल है। शूट आउट के 18 दिन बाद भी अभी तक सभी शूटर्स एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की पकड़ से दूर। एयर इंडिया की फ्लाइट में हुए पेशाब कांड के बाद अब ट्रेन में भी ऐसी घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक अमृतसर से कोलकाता जा रही अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन में मौजूद टीटीई ने एक महिला के सिर पर पेशाब कर दिया। महिला अपने पति के साथ A1 कोच में सफर कर रही थी। महिला के शोर मचाने पर पति और अन्य यात्रियों ने टीटीई को पकड़ा और जमकर पीटा। ट्रेन के लखनऊ पहुंचने पर उसे जीआरपी के हवाले कर दिया गया। घटना रविवार रात 12 बजे की है। इस मामले में सख्ती दिखाते हुए रेलवे ने आरोपी टीटी को नौकरी से निकाल दिया है। और अब आज की कवर स्टोरी। अगर आप अपनी या परिवार के किसी सदस्य की दवाएं ऑनलाइन मंगाते हैं तो यह खबर आपके लिए बड़ी जरूरी है। हो सकता है कि कुछ दिनों में आप ऑनलाइन दवा न मंगा पाएं। दरअसल सरकार को यह नागवार गुजर रहा है। इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन इससे टाटा 1mg, रिलायंस, नेटमेड्स फार्मेसी, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस जैसे कई ऐसी बड़ी ई फार्मेसी प्लेयर्स हैं जिनको बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल सरकार को लगता है कि जब जब कोई ग्राहक ऑनलाइन दवा मंगाता है तब तब उसका डेटा गोपनीयता, उसकी जो डेटा गोपनीयता है वो भंग होती है। बिना डॉक्टरी सलाह के दवा की बिक्री का खतरा भी बढ़ जाता है और यही वजह है कि सरकार ने इसके लिए बाकायदा तमाम लोगों से राय मांगी थी और इसमें केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने ई फार्मेसी को बैन करने का समर्थन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ई फार्मेसीज को नियंत्रण में लाने की कवायद पहले से चल रही है। इसके लिए नए विधेयक पर चर्चा भी जा रही है। फिलहाल अभी इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय तो नहीं लिया गया है, लेकिन पिछले महीने बजट सत्र के दौरान जो पहला चरण था, सरकार ने बताया था कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर कानून में संशोधन किया जा रहा है। इसके ठीक एक हफ्ते बाद डीसीजीआई ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, टाटा 1mg सहित 20 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि कंपनियां दवाओं की ऑनलाइन बिक्री में सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। नोटिस में आरोप लगाया गया था कि ये कंपनियां बिना वैध लाइसेंस के शेड्यूल H, H1 और X श्रेणी के दवाओं को गैर कानूनी तरीके से बेच रही हैं। दरअसल सरकार से यह शिकायत ऑफलाइन फार्मेसीज की तरफ से भी की गई थी। कुल मिलाकर सरकार इस मूड में दिख रही है कि वो ई फार्मेसी के कामकाज को रेगुलेट करे, प्रिस्क्रिप्शन वाली जो दवाएं हैं उनको सुनिश्चित करे कि जो दवाएं हैं वो प्रिस्क्राइब होकर आ रही हैं, मरीजों के डेटा की गोपनीयता बनाई जाए और इससे पूरे जो ग्राहक हैं उनके हितों का संरक्षण किया जा सके। लेकिन ई फार्मेसी ने लोगों को घर बैठे दवाएं मंगाने की जो सहूलियत दी है उसका क्या होगा? ई फार्मेसी अपनी ओर से डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन और कानूनों के पालन के दावे करती है, आखिर वो सरकार मान क्यों नहीं रही? और डिजिटल हेल्थ पर काफी आगे बढ़ चुकी सरकार आखिर दवाओं के डिजिटल डिलीवरी सिस्टम पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं और इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर जयेश लेले, वाइस प्रेसिडेंट हैं आईएमए के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर लेले, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सरकार ये जो कोशिश कर रही है, कदम उठा रही है कि क्योंकि सरकार के तमाम मंत्री जो है इस पक्ष में हैं कि ऑनलाइन फार्मेसी पर बैन लगा देना चाहिए फिलहाल के लिए, क्या आप सरकार के या सरकार में मौजूद जो मंत्री हैं उनकी इस बात से सहमत हैं सर? ऑनलाइन फार्मेसी ये जो है ये आज जैसे आपने बताया एक्स है, H1 है, H है, ये जो दवाई जो हम लोग बोलते हैं कि ये डेंजरस दवाई है या
हैबिट फॉर्मिंग दवाई है या हैबिट जिससे तकलीफ हो सकता है, ऐसी दवाई के ऊपर स्टिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो रोज की दवाई है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है, ये मरीजों को स्पेशली ओल्ड एज में काफी हद तक उनको लेना पड़ता है। तो इसके में ऐसी दवाई के ऊपर तो गवर्नमेंट एक नतीजा तैयार करे कि जैसी कोई सी, जैसे हमारे यहाँ ओटीसी प्रोडक्ट हम लोग बोलते हैं, उसी तरह से जो अमुक दवाई जो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए पेशेंट को, वो फार्मेसी में चालू रखे। लेकिन एक्स H1H ये शेड्यूल्ड दवाई जिसको हम लोग बोलते हैं, वो टोटल बंद कर दे। और उसी के साथ में मैं और एक सजेशन देना चाहूंगा कि डॉक्टर के पास का जो प्रिस्क्रिप्शन होगा, वो डायरेक्टली पेशेंट नहीं जाके डायरेक्टली केमिस्ट के ऊपर, मतलब एक ही केमिस्ट के ऊपर जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि वो प्रिस्क्रिप्शन 10 जगह पे अवेलेबल नहीं होएगा। और वो प्रिस्क्रिप्शन की जो प्राइवेसी है वो इम्पोर्टेंट है, जो गवर्नमेंट चाहती है कि डिजिटल हेल्थ मिशन में पूरा डेटा यहाँ से वहां न जाए, कोई लीकेज न हो। तो वो एक ही फार्मेसी, एक पेशेंट और एक डॉक्टर है, तीनों जन रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो इस तरह से उसका प्रिस्क्रिप्शन जो है डायरेक्टली फार्मेसी हम लोग चूज कर सकते हैं, पेशेंट चूज कर सकते हैं या डॉक्टर चूज कर सकते हैं कि कोई एरिया में रहने वाला पेशेंट है, वो एरिया का एक प्रिस्क्रिप्शन एक फार्मेसी के पास ही जाए, तो वो हमारा आसान काम हो जाएगा। और अवैध बिक्री भी बंद हो सकती है ये बात में शेड्यूल्ड मेडिसिन की। अब सर ये जो ऑनलाइन कंपनीज हैं, अक्सर इनकी ओर से जो तर्क आते हैं वो ये आते हैं कि साहब जहां तक प्रिस्क्रिप्शन की बात है तो हम तो पर्चा देख के ही दवाई लेते हैं, हम ओवर द काउंटर नहीं लेते। नंबर टू, हम तो इंटरमीडियरीज हैं, हम तो जाते, हमारे जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो जाते, या सेल्स पर्सन है वो जाते तो फार्मेसी में ही है, वहीं से दवाई खरीद के लेकर आते हैं। तो इसलिए सरकार की ये चिंता ठीक नहीं, वाजिब नहीं। आपको लगता है कि इन कंपनीज के तर्क में दम है कि एक तो प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, ये बाकायदा स्क्रूटनी करते हैं, और दूसरा अल्टीमेटली ऑफलाइन स्टोर से ही लेकर आते हैं? नहीं, ये जो प्रिस्क्रिप्शन है इसमें मिसयूज होने का बहुत खतरा है, क्योंकि ये पेशेंट जो ई प्रिस्क्रिप्शन है वो पेशेंट के पास जाता है। पेशेंट उसका प्रिंट आउट लेके बाद में ई फार्मेसी के बजाय जाने के बजाय ऑफलाइन खरीद कर सकता है। तो इसके लिए मैंने बोला था कि जैसे ई प्रिस्क्रिप्शन है तो डायरेक्टली केमिस्ट के पास जाने दो, केमिस्ट उसको दवाई डिलीवरी कर देगा। लेकिन इसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन यहाँ से वहां जाने का खतरा नहीं होगा, डिलीवरी बॉयज को वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली जो बिल मिलेगा वो पेशेंट को दिया जाएगा। और उसके अंदर वो रिपीट प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा, ऐसा जो इश्यूज है वो भी हम लोग बंद कर सकते हैं। तो ये बात में ऐसा जो कंपनी जो बोल रही है वो उसमें बराबर नहीं है इसके बारे में। ऑलराइट सर, एक आखिरी सवाल मेरा कि अगर हम ई फार्मेसी के कॉन्सेप्ट पे अगर किन्हीं भी कारणों से अगर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, चाहे इसमें ई फार्मेसी जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से लापरवाही बरती गई हो, लेकिन अगर उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाए तो जो सहूलियत लोगों को घर बैठे दवा मंगाने की मिली है, और जो हम डिजिटल हेल्थ की बात कर रहे हैं जिसमें काफी आगे सरकार बढ़ चुकी है, फिर उस आइडिया का क्या होगा सर? नहीं, जरूरी है, वही मैं बता रहा हूँ, जो जरूरी है जैसे लॉन्ग टर्म में ओल्ड एज है। आज हमारे यहाँ एजेड पॉपुलेशन जो हम लोग बोलते हैं सीनियर सिटीजन इतनी बढ़ गई है, जो एक 50 साल के पहले वो 40 इयर्स के आसपास था, आज हम लोग 65 इयर्स के आगे हमारी लिविंग पेशेंट्स है। तो ये बूढ़े लोग हैं, वो हर टाइम दवा लेने को जा नहीं सकते, और उनको ये सहूलत जरूरी है। इसके लिए जो नॉर्मल हो डे टू डे लाइफ में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये एक एसेंशियल दवाई मानी जाती है, वो दवाई उनको लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है। तो उसके लिए वो दवाई का ये चालू रखना डिजिटल मिशन जरूरी है। वैसे ही विटामिन है, तो जिसमें गलत अवैध दवाई ना हो, ऐसी दवाई गवर्नमेंट रिलीज कर सकती है ई फार्मेसी से। और जहां तक हो सके थोड़ा सा अगर टाइट शेड्यूल तैयार करे, अगर टाइट उसके ऊपर नजर रखे, तो ये सहूलत लोगों को जरूरी है, ऐसा हम लोग समझते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लेले, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और खबरों का करते हैं रुख। H3N2 वायरस जानलेवा होता जा रहा है। देश में वायरस से अब तक तीसरी जान जा चुकी है। गुजरात में H3N2 वायरस से मौत का मामला सामने आया है। कई राज्यों में संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन इस खबर को दिखाने के पीछे का हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सतर्क करना है। सरकार भी कह रही कि डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, सतर्कता बरतनी जरूरी है। पहले 1 फिर 2 अब 3,
मौत के सिर्फ ये एक आंकड़े नहीं, कोरोना के बाद एक और वायरस बेहद घातक होता जा रहा है। H3N2 वायरस ने पूरे देश को दहशत में ला दिया है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब गुजरात से इस वायरस से मौत का पहला मामला भी सामने आ गया है। वडोदरा की एक 58 साल की महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला हाइपरटेंशन की मरीज बताई जा रही थी। अब H3N2 की जांच के लिए सैंपल पुणे लैब भेजे जाएंगे। इससे पहले कर्नाटक में 82 साल के बुजुर्ग की जान चली गई थी। वहीं हरियाणा में इस वायरस से 52 साल के शख्स ने दम तोड़ दिया था, जो लीवर कैंसर से पीड़ित था। इस वायरस से मौतों की संख्या बढ़ने से सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। केसों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। संदिग्ध मरीजों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। लोगों से इस वायरस से निपटने के लिए सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। कोल्ड है, ये लंबा चल रहा है, तो इन्फ्लुएंजा ही है। इसको इन्फ्लुएंजा ये होता है कि जैसे आम वायरल में तो 2-3-4 दिन में बंदा ठीक हो जाता है, ये थोड़ा प्रोलॉन्ग चलता है। खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी, आवाज़ का बंद हो जाना, कई जो जिनको ज़्यादा संक्रमण हुआ इनकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है 2-3 दिन के लिए, और खांसी रहती है लगातार कई दिन, प्रोडक्टिव कफ। तो ऐसे में बिना डॉक्टरी सलाह के मैंने देखा कि लोग बिना बात के एंटीबायोटिक ले जा रहे हैं इस बारे में ना। तो इसमें कोई एंटीबायोटिक वगैरह की ज़्यादा जरूरत नहीं है, और बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी तरह का दवाई से परहेज करें। इस वायरस का ज्यादा फैलाव ना हो, इसके लिए सभी प्रदेशों में हर मुमकिन कोशिश हो रही है। सभी हॉस्पिटल्स और मेडिकल संस्थानों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस से ठीक पहले जी बिजनेस की 2 बड़ी खबरों पर सरकार ने मुहर लगा दी है। दरअसल भारत सरकार ने ग्राहकों के हित में 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला है राइट टू रिपेयर पोर्टल की शुरुआत का। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक अब गैजेट्स, तमाम मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर भारी कृषि मशीनरी तक सबकी लाइफ तय होगी, और साथ ही इन तमाम गैजेट्स और मशीनों के रखरखाव और उसके रिपेयर से जुड़ी पूरी जानकारी ग्राहक को देना अब अनिवार्य होगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा जो फैसला लिया गया है वो है कंज्यूमर हेल्पलाइन से जुड़ा हुआ। अब उपभोक्ता कोई भी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप के जरिए भी दे सकते हैं। अब तक ये सुविधा कॉलिंग और एसएमएस के जरिए ही मुमकिन थी। आस्की यानी कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी विज्ञापन में यह नहीं कहा जा सकता कि संस्थान या कोर्स को आधिकारिक मान्यता प्राप्त है या रजिस्टर्ड है, जब तक इसे साबित करने का कोई प्रमाण न हो। यही नहीं, अगर ऐसा कोई कोर्स या डिप्लोमा है जिसे कानूनी तौर पर मान्यता मिली है, वो डिटेल विज्ञापनों में जरूर होनी चाहिए, जिसका फॉन्ट संस्थान के नाम से 50% से कम छोटा नहीं हो सकता। इस विज्ञापन में ऐसा दावा नहीं किया जा सकता कि कोर्स या डिप्लोमा में प्रमोशन मिलेगा, ज्यादा नंबर आएंगे, अच्छे संस्थान में एडमिशन मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी वगैरह। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो उसे सबूत देने पड़ेंगे। यही नहीं, विज्ञापन में यह भी दावा नहीं किया जा सकता है कि पुराने स्टूडेंट्स के इतने नंबर आए थे, बढ़िया कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला या नौकरी मिली थी। अगर कोई संस्था रैंकिंग जारी करती है तो उसे यह बताना होगा कि रैंकिंग किसने जारी की। यही नहीं, संस्था ने जैसी बिल्डिंग विज्ञापन में दिखाई है वैसी बिल्डिंग असल में है या नहीं, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये एजुकेशन से, खासतौर से एडटेक से जुड़े हुए गाइडलाइंस आस्की ने जारी किए हैं, जिसमें कोई भी शिक्षण संस्थान, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, किसी भी तरह के अगर दावे करता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसे लेनी होगी। भ्रामक विज्ञापनों पर एक तरह से रोक लगाने के लिए आस्की ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं। थोक महंगाई दर के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है। फरवरी में WPI यानी कि थोक महंगाई दर घटकर 3.85% पर आ गई। ये 25 महीनों का निचला स्तर है। जनवरी में थोक महंगाई दर 4.73% रही थी। दिसंबर में थोक महंगाई दर 4.95% थी। आलू, प्याज, फ्यूल जैसे आइटम्स के सस्ते होने से महंगाई में गिरावट आई है। इससे पहले महंगाई सोमवार को खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी किए गए थे। इसके मुताबिक फरवरी में खुदरा महंगाई दर घटकर 6.44% पर आ गई है। हालांकि ये अभी भी जो टॉलरेंस बैंड है RBI का 6% उससे ज्यादा है।
बात बाजार की। मंगलवार को बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा। सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 57,900 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 111 अंक गिरकर 17,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी बैंक 153 अंक गिरकर 39,411 पर बंद हुआ। आज के बाजार का मूड माहौल बता रहे हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर। देखिए, लगातार चौथे दिन आपको मार्केट में गिरावट आती हुई दिखी। निफ्टी या बैंक निफ्टी देख लीजिए, लगातार चौथे दिन जो आपको दिखा वो वहां पर आपको बाजार में गिरावट आती हुई दिखी। हालांकि अगर आप ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट में निफ्टी गेनर्स की अगर आप सूची देखेंगे तो उसमें कुछ ही स्टॉक हैं जो लगभग 1% के आसपास ही आपको मूवमेंट दिखेगा, जिसमें BPCL, टाइटन, भारतीय एयरटेल या इंडसइंड बैंक की बात करें जहां पर आपको लगभग 0.5% के आसपास से 1% के आसपास की जो है आपको बढ़त दिखी। निफ्टी लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, जहाँ पर आपको 4% से ज़्यादा की जो है गिरावट आती हुई दिखी, और M&M TCS जैसे स्टॉक है जहाँ पर भी 2 से 3% की आपको गिरावट आती हुई दिखी। अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? ज़ेनटेक फोकस में रहा, सोना BLW जो खबर आई उसके चलते वो भी फोकस में रहा, और सीमेक में भी आपको बढ़िया तेजी जो है लगभग 9% के आसपास की जो है तेजी आती हुई दिखी। ओवरऑल अडानी ग्रुप के लिए अगर आप देखेंगे आज वापस आपको लोअर सर्किट आते हुए दिखे, आज वापस यहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। अडानी पावर, NDTV, अडानी टोटल, अडानी ट्रांसमिशन, यहाँ पर आप सब जगह देखेंगे तो लगभग 5% के आसपास की जब आपको सभी जगह गिरावट आती हुई दिखी। निफ्टी के अलावा अगर टॉप गेनर्स देखे जाएं तो उसमें होगा इंडिको रेमेडीज या फिर सीक्वेंट साइंटिफिक, EIH और सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसी कंपनियां रहेंगी, जहां पे आपको 4% के आसपास की जो है तेजी आती हुई दिखी। और अगर निफ्टी के अलावा लूजर्स देखे जाएं तो लूजर्स के हिसाब से PNB हाउसिंग में आपको बड़ा कट आता हुआ दिखा, लगभग 10.5% के आसपास, 10% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखी। इंडियन बैंक, हिताची एनर्जी और बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पे लगभग आपको 6% के आसपास की जो है गिरावट आती हुई दिखी। ओवरऑल आज भी चौथे दिन भी अगर आप देखेंगे मार्केट में जो पैनिक है और जो मार्केट में गिरावट है वो लगातार चालू रही, और उसी के साथ साथ इंटरेस्टिंग ये भी है कि लगातार जो गिरावट चल रही है अब वो 17,000 के आसपास जो है निफ्टी वहां पर ढूंढ रहा है। और आइए जरा फटाफट से अमेरिकी बाजारों का हाल भी जान लेते हैं, वहां पर किस तरह का कारोबार इस वक्त नजर आ रहा है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, डाउ जोन्स इस वक्त अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 421 अंकों की शानदार तेजी के साथ डाउ जोन्स 32,241 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। S&P में भी 74 अंकों की तेजी 3,930 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और नैस्डैक में भी शानदार तेजी 243 अंकों की 11,432 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो अमेरिकी बाजार इस वक्त हरे निशान में शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और बॉन्ड यील्ड में भारी गिरावट से अमेरिकी बैंकों पर कैसा असर होगा, ये बताने के लिए इस वक्त कुशल हमारे साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू कुशल। जी, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूएस में काफ़ी सारे रीजनल बैंक्स जो है कहीं ना कहीं अब दिक्कत में आते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से उनका बड़ा एक्सपोजर बॉन्ड्स को लेकर है। पर अब थोड़ी सी राहत की खबर ये आती हुई दिख रही है कि जिस तरह से यहाँ पर यूएस में 2 साल की बॉन्ड यील्ड में कल 0.6% की गिरावट हुई। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों में आप यहाँ इसकी यील्ड देखें तो 5.2% से घटकर सीधे 4% के आसपास अब आती हुई दिख रही है, जो कि 35 सालों में सबसे बड़ी गिरावट आती हुई नजर आई है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी आप देखिए तो करीबन 3.5% पर अब फिसल कर आ चुकी है। तो इससे अब आगे एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो यहाँ पर 27% एक्सपर्ट्स हैं वो मानकर चल रहे हैं कि 22 मार्च को जो फेड की पॉलिसी होने वाली है वहाँ पर रेट हाइक नहीं होंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये क्लियर कट रिलेशनशिप है कि जब भी बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट आती है तो बॉन्ड प्राइसेस में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और अगर आप बेस के सिनेरियो इसका देखें तो जितने भी, चाहे आप सिलिकॉन वैली बैंक देखें या फिर सिग्नेचर बैंक का, यहाँ पर आप जो इशू होता हुआ दिख रहा था वो इस वजह से था कि यहाँ पर जो इन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किए थे कोविड के दौरान वो काफ़ी ड्रास्टिकली गिरते हुए दिखे थे जब जो फेड है अपने इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ाते हुए नजर आया। तो अब कहीं ना कहीं आगे अंदेशा ये
लगाया जा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आगे नहीं बढ़त होगी उसमें, और जिस तरह से बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है तो बॉन्ड प्राइसेस में आपको बढ़त आती हुई दिखी है। तो लगातार जिस तरह के बड़े मार्क टू मार्केट नोशनल लॉस कंपनी करती हुई दिख रही थी, जितने भी बैंक्स हैं वो मार्क टू मार्केट जो इनका अमाउंट था वो अब थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा। तो एक साई ऑफ रिलीफ आप कह सकते हैं, एक राहत की खबर कह सकते हैं। जिस तरह से बॉन्ड यील्ड में फॉल आया है, बॉन्ड प्राइसेस जो इन्होंने खरीदे हुए हैं वहां पर आपको बढ़त आती हुई दिखेगी। तो ये क्लियर कट रिलेशनशिप है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आगे चलकर हो सकता है कि यूएस रीजनल बैंक्स जो अभी दिक्कतों के घेरे में है वो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत की सांस आगे चलकर ले सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। इस मीटिंग में 2030 तक ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन देने की डील की गई है। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि ये डील इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी लाने की तरफ एक अहम कदम है। इस डील के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 3 यूएस वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देगा। जरूरत पड़ने पर उसे 2 और सबमरीन्स की सप्लाई भी की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स कमांडो को एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लाहौर वाले घर पहुंच गए हैं। इस बीच इमरान खान ने एक बार फिर समर्थकों के नाम सोशल मीडिया पर अपील जारी की है। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की है कि उन्हें जान का खतरा है। ऐसे में उन्होंने अपने समर्थकों से एकजुट रहने को कहा है। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द लोगों को लाहौर के जमान पार्क वाले घर पहुंचने की अपील की है। पुलिस ने जमान पार्क वाले इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया है। वहीं 2 हेलीकॉप्टर्स आसमान से निगरानी लगातार कर रहे हैं। कोविड-19 की वजह चीन ने लंबे समय तक देश में विदेशी नागरिकों के आने पर रोक लगाकर रखी हुई थी। अब चीन ने ऐलान किया है कि वो विदेशी नागरिकों पर लगाए गए वीजा प्रतिबंधों को हटा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक देश में एक बार फिर से इंटरनेशनल टूरिस्ट और छात्रों को एंट्री देने के लिए वीजा जारी किए जाने की शुरुआत की जाएगी। इस तरह सबसे ज्यादा फायदा उन छात्रों को होगा जो चीन के यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे थे। इमिग्रेशन अधिकारियों के मुताबिक वीजा एप्लीकेशन संबंधी पॉलिसी 15 मार्च से प्रभावी हो जाएंगी।